माँ की आंखें नम थी और शायद भावुक मैं भी था, बस रो ना सका। हाँ, स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग जो कर रहा था, वैसे काफी कुछ याद आने वाला है मुझे अगले 50 दिन। माँ के हाथ का खाना, भाइयों के साथ डीजे पर नाचना गाना, बिना वजह के ही जोर जोर से ठहाके लगाना, सोनीपत की सड़कों पर बुलेट को घुमाना, अपनी गाड़ी पे अलग अलग जगह घूमकर एक नया स्टिकर लगाना, ये सब कुछ मिस करने वाला हूँ मैं अगले 50 दिनों तक। और बदले में मुझे देखने को मिलेगा मेरा हिंदुस्तान। फोर्ब्स की लिस्ट के हिसाब से इंडिया 7th मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री है, पर मैं इस बात को नहीं मानता। मेरी नजर में भारत से खूबसूरत शायद कुछ नहीं। और इसी बात को सच साबित करने के लिए मैं अगले 50 दिन तक अक्रॉस इंडिया ट्रेवल करने वाला हूँ, कहीं ट्रेन से तो कहीं प्लेन से। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भले ही कुछ भी हो, पर आपको हर रोज सुबह 9 बजे हिंदुस्तान की एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। इसीलिए तो इस सीरीज का नाम हमने रखा है 50 शेड्स ऑफ इंडिया। तो मिलते हैं हर रोज सुबह 9 बजे। वैसे तो इंडियन रेलवेज के साथ मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस खासा खराब रहे हैं, पर वो घाव तुरंत ही भरने लगते हैं जैसे ही मैं इस ट्रेन के अंदर एंटर करता हूँ। वंदे भारत एक्सप्रेस। मेरा स्वागत एक गुलाब के फूल के साथ किया जाता है। साइड वाले भैया न्यूज़पेपर के नशे में होते हैं और मैं गुलाब के। 25 साल में पहली बार गुलाब जो मिला था। ट्रेन के फीचर्स चेक ही कर रहा होता हूँ कि भैया पानी ले आते हैं, फिर चाय बिस्किट। सनराइज के साथ चाय पी ही होती है कि ब्रेकफास्ट आ जाता है। वॉशरूम चेक करके आता हूँ, तभी भैया एक केला दे जाते हैं। फिर छोले कुलचे के साथ कटलेट खा के सोचता हूँ अब तो और क्या ही दे देंगे 8 घंटे की जर्नी में, कि तभी फिर से चाय। नजारे देखने की कोशिश करता हूँ तो सूप आ जाता है। फिर खाने में 2 पराठे, चावल और 3 सब्जियां खत्म करके पतीसे के साथ मुंह भी मीठा कर लेता हूँ। फिर मैं बच्चों की तरह लाइट्स के साथ खेलने लग जाता हूँ कि मेरे हाथ में एक आइसक्रीम थमा दी जाती है। भाई मुझे लगता है कि अब ये और ज्यादा ना हो जाए, उससे पहले ही बोल देता हूँ आई लव यू इंडियन रेलवेज। सुना है कि बनारस की फिजाओं में ही महादेव हैं, इसीलिए तो जब 50 दिनों की यात्रा की बात आती है तो वंदे भारत पकड़कर मैं पहुंचता हूं बनारस। और यहां आते ही मुझे रियलाइज होता है कि मैं ये भारी भरकम बैग उठाकर घाट घाट तो बिल्कुल भी नहीं घूम सकता। फिर अपने लिए एक छोटा सा ट्रेवल बैग लेता हूँ और पहुंच जाता हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर। महादेव के दर्शन के बाद इच्छा होती है कि कुछ वक्त गंगा नदी के किनारे बिताया जाए, जहां मुझे एक क्यूट सी बच्ची मिलती है। बाय द वे इस बच्ची का नाम भी गंगा ही है। फिर कई हजार लोगों के साथ ये चकाचौंध कर देने वाला नजारा देखने को मिलता है। दशाश्वमेध घाट की भव्य गंगा आरती, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा होता है कि तभी मणिकर्णिका घाट पर जीवन की आखिरी सच्चाई से आमना सामना हो जाता है। कहते हैं हजारों साल से इस महाशमशान में चिता की अग्नि थमी ही नहीं। इस नज़ारे को देख मन उदास होने लगता है और मैं एकांत सी जगह बैठकर सोचता हूँ कि जब राख में मिलना ही है तो क्यों ना जीते जी जीवन को जी ही लिया जाए। अपने इन 50 दिनों के एडवेंचर में मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ जीवन के साथ। बनारस की गलियों को अलविदा कहकर अब वक्त आ चला था कि अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ा जाए। डीडीयू स्टेशन पर इधर उधर भटकने के बाद भी ट्रेन का कोई अता पता नहीं। ट्रेन 5-10 मिनट नहीं बल्कि 4 घंटे लेट थी, और जब ट्रेन आई तो ये थी सेकंड एसी की हालत। ये हंसी ऐसे ही नहीं आई, बल्कि इतनी भीड़ में वॉशरूम तक पहुंच गया था तुम्हारा भाई। मैं तो निराश होकर नीचे ही बैठ गया, पर इतने में ही मेरी कुछ लोगों से बातचीत होने लगती है और 4 घंटे कब में से चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। पर 17 घंटे का सफर तो मैं ऐसे बिल्कुल नहीं तय कर सकता था। तो अब बारी थी पटना स्टेशन उतरकर बस पकड़ने की। तो 1 घंटे के सुपर फास्ट ऑटो और इन भैया की लिफ्ट की मदद से मैं बस तक पहुंच ही जाता हूँ। पर मुझे स्लीपर नहीं बल्कि सीटर सीट मिलती है। रात तो काटनी थी, तो थोड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे स्लीपर सीट दे ही दी जाती है। रास्ते में रुककर डिनर कर लेता हूँ और सो जाता हूँ। मंजिल आने ही वाली होती है कि तभी बस खराब हो जाती है। फिर दूसरी बस पकड़ के किसी तरह सिर्फ 3 मिनट पहले फाइनली पहुंच ही जाता हूँ अपनी मंजिल पर। आज है 9 दिसंबर यानी मेरा बर्थडे, और मेरे बर्थडे को और भी स्पेशल बनाता है ये खास एक्सपीरियंस। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन। जैसे ही गाड़ी चलनी शुरू हुई एहसास हो गया था कि आज मजा आने वाला है। सड़क के बीचों बीच से ट्रेन चल रही थी भाई। साइड के व्यू तो बस पूछो ही मत। भूख लगी तो जहां पहले स्टेशन पे गाड़ी रुकी वहां से खाना ले लिया। गाड़ी कभी सड़क के साथ साथ तो कभी जंगलों के बीचों बीच। खरसोंग स्टेशन पे पहुंचे तो पता चला इस टॉय ट्रेन को तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है। और फिर फाइनली 9 घंटे की मजेदार जर्नी के बाद पहुंचे दार्जिलिंग। जल्दी से जाके हॉस्टल में चेक इन किया और फिर वीडियो कॉल पर फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। पर वीडियो कॉल में वो फील कहाँ, और क्योंकि फिजिकली कोई था ही नहीं बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला, तो निराश होके चुपचाप सो गया।
50 शेड्स ऑफ इंडिया में 5वें दिन की शुरुआत होती है एक कप कॉफी और इस व्यू के साथ। रेडी होके ब्रेकफास्ट करता हूँ, पर मन आज भी उदास ही था। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप सैड फील कर रहे हो तो पैदल चलना शुरू कर दो, तो मैं भी ठीक वैसा ही करता हूँ। चलते चलते देखता हूँ कि लोग डांस कर रहे हैं, तो पता चलता है कि दलाई लामा को नोबेल प्राइज मिले 34 साल पूरे हो चुके हैं। फिर यहाँ से भी आगे बढ़ जाता हूँ। चलते चलते अचानक ही मूड बदलने लग जाता है और मैं सड़क पे ही नाचने गाने लग जाता हूँ भाई। फिर इस बोर्ड पर नजर जाती है तो सोचता हूँ आज रोपवे भी कर लिया जाए, पर जाके देखता हूँ कि टिकट काउंटर ही क्लोज हो चुका था। वापस हॉस्टल आके दार्जिलिंग की फेमस ब्लैक टी पी के फिर से घूमने निकल जाता हूँ ये नाइट शो देखने। अब तक मेरा मूड ठीक हो चुका था, तो कैफे में बैठे लोगों के साथ केक कट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, एक दिन बाद ही सही यार। और फिर अपना बर्थडे गिफ्ट ओपन करता हूँ जो मेरी फैमिली ने घर से निकलते वक्त मुझे दिया था। और आज सोते समय निराशा नहीं थी, बल्कि आज तो मैं बोलना चाहूंगा लव यू जिंदगी। ये है जिक्स है तो गैंगटॉक से, पर मेरी तरह ही दार्जिलिंग घूमने आया था अकेला। फिर बातों बातों में दोस्ती हो जाती है और मैं जिक्स के साथ अपना रोपवे ना कर पाने का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो जिक्स इस पे कहता है कि कल नहीं तो आज सही। फिर क्या, रोपवे तक पहुँचे, टिकट ली और बैठ लिए इस छोटे से ट्रोले में। अब वैसे तो ये थ्रिलिंग बिल्कुल नहीं था, पर क्योंकि मैं हाइट से डरता हूँ तो मुझे कुछ देर के लिए घबराहट जरूर हुई। फिर चाय के बागान देखे, बच्चों के साथ क्रिकेट खेला और जिक्स को बाय बोलने के साथ साथ दार्जिलिंग को भी पीछे छोड़ दिया। दार्जिलिंग को वैसे अलविदा कहना थोड़ा मुश्किल हो गया था। इस जगह ने 3 दिन में इतनी सारी मेमोरीज जो दी थी, पर कहते हैं ना, मुसाफिरों को मंजिलों से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं दिल पे पत्थर रख के निकल लिया दूसरे शहर। पर टिकट कंफर्म ना हो पाई, पर जाना तो था ही, तो बिना टिकट के ही ट्रेन में जो कोच सबसे अच्छा लगा उसी में चढ़ लिया और टीटी से बढ़िया वाला चालान कटवा के मजे से सोया। 50 शेड्स में कल 9 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय। दार्जिलिंग मेल की ओवरनाइट जर्नी और टीटी से भारी चालान कटवाने के बाद मैं पहुंचा द सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। कोलकाता में 2 रीजंस की वजह से आया था। पहले के बारे में फिर कभी बात करेंगे, और दूसरा रीजन है मेरा दोस्त। 4 साल बाद जो मुलाकात होगी। रोटी की इस लड़ाई में दोस्त कब पीछे छूट जाते हैं पता ही नहीं चलता। भाई के क्वार्टर गया, सामान रखा, खाना खाया और चल दिए विक्टोरिया पैलेस देखने, जिसे लेकर मैं कुछ खास एक्साइटेड नहीं था। पैलेस खूबसूरत तो था, पर गुलामी की याद दिला रहा था। आर्किटेक्चर ऐसा कि मैंने पहले कभी ऐसा आर्किटेक्चर ही ना देखा था, पर गुलामी की याद दिला रहा था। पर तभी अंदर कुछ म्यूजियम दिखे जिनमें देश के वीर शहीदों की यादें दिखाई गई थी। शहीद भगत सिंह, नेताजी बोस और ना जाने कितने शहीदों की वीर गाथाएं कागज के पन्नों में कैद थी, जिसे देखकर मेरा मन अब पहले से बेहतर हो गया था। कोलकाता में हमने और क्या किया देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। 26 साल का विशाल शायद अलग अंदाज से कोलकाता घूमता, पर ना जाने कहां से उस दिन मेरे अंदर 12 साल वाले विशाल की आत्मा आ गई। सड़क पर बिछी पटरियां और सड़क पर ही चलती ट्रेन मुझे आकर्षित करने लगी। 26 साल का विशाल सोचता कि बस जैसी ही तो है, इसका भी क्या एक्सपीरियंस लेना, पर 12 साल का मैं इसमें चढ़ गया। बाद में मालूम चला कि कोलकाता भारत का अकेला शहर है जहां ट्राम सर्विस अवेलेबल है। अब इतना यूनिक है तो महंगा भी होगा, पर नहीं भाई, बस 6 रुपए की टिकट। ये तो मतलब गजब ही था। अब तक हम भूल चुके थे कि हम जिम्मेदार हो चुके हैं, और हरकतें भी हमने वैसी ही की। अब यही देख लो, ट्रेन और भी आ सकती थी, पर भाग के चढ़े इसी में ही। और फिर अंत में मैंने पहली बार लिट्टी चोखा खाकर अपना दिन खत्म किया। इससे पहले के 7 दिन मैंने सोलो ट्रेवल पे कैसे बिताए, जानने के लिए जाओ जाके देखो वीडियो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। कोलकाता में तीसरे दिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से मैं अपनी दाढ़ी खो चुका था, और इस घटना की शिकायत लेकर मैं पहुंचा सीधा माँ गंगा के पास। हाँ भाई, कोलकाता से भी गंगा नदी बहती है, पर इसे यहाँ हुगली नदी बोलते हैं। किनारे पर बैठकर मुझे रियलाइज हुआ कि गंगा का किनारा कोई भी हो, सुकून बहुत मिलता है। काफी देर बैठा रहा, फिर चल दिया वो अधूरा काम पूरा करने जिस वजह से मैं कोलकाता आया था। हावड़ा ब्रिज पे एम्बेसडर राइड। कहने को तो इसमें कुछ भी मजा ना आया, पर सालों पहले मेरे साथ मेरे पापा ने एक एम्बेसडर राइड का अपना किस्सा शेयर किया था जब मैं छोटा सा था। पापा का यही एक्सपीरियंस रिलीव करने के लिए मैं कोलकाता आया था। राइड तो की, पर पापा की बहुत याद आ गई, और पता नहीं क्यों अचानक ही मैं पैदल पैदल ही कोलकाता की सड़कों पर 2 घंटे तक चलता रहा और अपने रूम पे जाके सो गया। आज इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे 50 शेड्स में एक नई शेड के साथ। अपनी इस 50 दिन की सोलो ट्रेवलिंग के 10वें दिन मुझे कोलकाता छोड़कर नई उड़ान भरनी थी, तो दोस्त को बाय बोलकर चला एयरपोर्ट की तरफ। कैब वाले भैया ने कहा कि फ्लाइट में बैठने का तो उनका भी सपना है, और ठीक यही सपना 3 महीने पहले मेरा भी हुआ करता था। पर अपने इस सपने से काफी डर सा लगता है मुझे। यकीन ना हो तो टेक ऑफ के टाइम मेरा रिएक्शन ही देख लो।
फाइनली बादलों को पार कर हम पहुंचे मेनलैंड इंडिया से काफी दूर पोर्ट ब्लेयर। पहुंच तो गया था पर फ्लाइट की वजह से जो मेरे कानों में दर्द हुआ उसकी वजह से मैं कहीं ना घूम सका। कोशिश करने के बाद भी जब नींद नहीं आई तो थोड़ा मार्केट घूम के आया, पर कान में दर्द अभी भी था और इसी तरह एक दिन सिर्फ दर्द में ही निकल गया। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। 50 शेड्स ऑफ इंडिया के 11वें दिन स्कूटी हायर करके मैं पहुंचा इन नजारों के साथ सीधा काला पानी। सुना तो काफी था पर अपनी आंखों से जब ये सेलुलर जेल देखा तो सच में दिमाग के तार हिल गए। यार जब सोचने और देखने में ही इतना खौफनाक है तो जस्ट इमेजिन कि हमारे क्रांतिवीरों ने क्या ही यातनाएं झेली है आजादी के लिए। जेल देखते देखते मैं पहुंचा जहां कड़ी सजा होने के बावजूद आजादी की कविताएं लिखी जा रही थी, यानी वीर सावरकर जी की काल कोठरी में। इतनी खूबसूरत जगह भी खौफनाक हो सकती है, इसका एहसास मुझे यहाँ हो चुका था। फिर जेल से सीधा चल दिया पहली बार करीब से समंदर देखने। जाते जाते सोच रहा था ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, नहाऊंगा कूदूंगा डूबूंगा, पर यार कुछ कर ही ना सका। पता नहीं क्या हुआ, बस शांत बैठा रहा। लहरों को आते देखा, जाते देखा, सूरज को छिपते देखा। मैं उस लम्हे को जी भर के देखना चाहता था। मन में बस एक ही ख्याल था, सारा समंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है। जो कल ना कर सका उसे आज करना था, मगर पोर्ट ब्लेयर में तो नहीं। अर्ली मॉर्निंग ही निकल लिया दुनिया के 7वें सबसे खूबसूरत बीच के लिए, और वहां जाने के लिए मैंने ली फेरी राइड। कहने को फेरी थी मगर ये अच्छा खासा मिनी शिप ही था। फाइनली हैवलॉक आइलैंड पहुंचा, स्कूटी रेंट की और थोड़ी देर रेस्ट लेके मैं निकल लिया बीच की तरफ। बीच पहुंच के मैं काफी खुश था। ये बीच वाकई खूबसूरत था और पानी इतना साफ कि खुद को रोक ही ना पाया। पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ on the beach यार, फोटो मेरी खींच। और एक्साइटमेंट में शर्ट उतारना ही भूल गया। फिर याद आया तो शर्ट उतार के भी नहाया, और जितना पानी में मैं भीग रहा था उतना ही मेरा आईफोन भी। मुझे लगा था कि आईफोन तो वाटरप्रूफ होता है, पर समंदर ने इसकी औकात दिखाई दी और बीच से निकलते निकलते मेरा फोन मेरा साथ छोड़ चुका था। तो उस दिन इससे ज्यादा मैं शूट ही ना कर सका। वैसे आपको ये राधानगर बीच कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन हो या अंडमान के बीचेस, बनारस की गलियां हो या भारत का सबसे पहला रोपवे, कोलकाता की ओल्ड वाइब्स हो या नए भारत की वंदे भारत, गंगा के घाट की आरती हो या पहली बार शिप में ट्रेवल, ये सब कुछ मैं इन 12 दिनों की सोलो जर्नी में कर चुका था। मगर आज जो एक्सपीरियंस मैं लेने जा रहा था शायद ही मैंने इसके बारे में कभी सोचा हो। स्कूबा डाइविंग। वीडियोस के थ्रू स्कूबा को बता पाना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं पानी के अंदर 30 फीट तक गया था। शुरुआत में तो 3 फीट पे ही मन घबरा गया था, पर ना जाने कहां से हिम्मत आई कि अपने ट्रेनर को बोला ले चलो भाई जहां तक लेके चलना है। पीले लाल नीले, बल्कि ऐसा कोई रंग ही ना था जिस रंग की मछलियां मैंने ना देखी हो। इन शॉर्ट ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, और सोने पे सुहागा तो तब हुआ जब मुझे ये न्यूज मिली। भाई हो तो गया फोन ठीक, पानी में लेके कूद गया था, स्क्रीन खराब, जैक खराब, पर हैवलॉक में रिपेयरिंग शॉप मिल गई थी, पैर तले से धरती निकल गई थी। भले ही मैंने स्कूबा डाइव कर ली थी या इंडिया का मोस्ट ब्यूटीफुल बीच देख लिया था, फिर भी हैवलॉक आइलैंड पर हर पल मेरे लिए खास था। उन्हीं खास पलों में से ही है जाफर भाई के साथ दोस्ती। जाफर और मैं खूब मस्ती कर ही रहे होते हैं कि तभी जाफर भाई कहते हैं कि चल तुझे हैवलॉक की सबसे यूनिक आइटम टेस्ट कराता हूँ। डिश का नाम था लजानिया। हाँ, मैंने भी पहली बार ही सुना था। सोचा जैसे वो खाएंगे मैं भी खा लूँगा, पर मैं देसी भला कैसे छुरी कांटे से खा पाता, और लपेट दिया लजानिया को देसी स्टाइल में। अब बारी थी हैवलॉक को पीछे छोड़ दूसरे आइलैंड जाने की, और इस बार शिप में मुझे विंडो सीट मिली थी। आइलैंड पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी, पर फिर भी साइकिल रेंट पे लेके मैं निकल लिया रैंडमली इधर उधर घूमने, और जा पहुंचा एक खूबसूरत से बीच पर। पहुंच तो गया, पर लाइट ना होने के कारण आने में जरा तकलीफ हुई, और किसी तरह पहुंचकर खाने के साथ 13 दिन बाद लस्सी पीकर मैंने कर दिया दिन खत्म। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। जब कभी भी नेचुरल ब्रिज की बात आती है हम सबका ध्यान मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज की तरफ ही जाता है, पर क्या आपको पता है कि एक नेचुरल ब्रिज अंडमान में भी है, जहां जाते जाते सड़क पर ही मैं एक मरे हुए क्रोकोडाइल के बच्चे को स्पॉट करता हूं। आगे बढ़ता हूं तो ये समंदर का सबसे जहरीला सांप देखने को मिलता है, और फिर डरते डरते और आगे बढ़ता हूं। पानी इतना साफ था कि मछलियां साफ दिखाई पड़ रही थी। एक स्टार फिश को भी देखा, और आखिरकार मुझे दिखाई पड़ा ये खूबसूरत सा नजारा। हाँ, ये पेड़ों से तो नहीं बना, पर पत्थर
पत्थर से बना ये ब्रिज वाकई कमाल लग रहा था। फिर निकल लिया मैं भरतपुर बीच पर नहाने, क्योंकि एक बार मेरा फोन पानी में ले जाने की वजह से पहले ही खराब हो चुका था, तो अब मैं वो गलती नहीं करता और नहा धो के मस्त खाना खा के चल पड़ता हूँ शिप बोर्ड करने। 1 घंटे में ये शिप मुझे पहुंचा देता है पोर्ट ब्लेयर, जहाँ मैं ऑटो से सीधा अपने होटल पहुंच के कर देता हूँ अपना दिन खत्म। बाकी 50 शेड्स से जुड़ी मजेदार स्टोरीज और मजेदार किस्सों के लिए आइए इंस्टा स्टोरीज पे मिलते हैं। अरे आप लोग अभी तक घर पे ही बैठे हो, चलो कोई नहीं, मैं अपना किस्सा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सुबह सुबह ऑटो लेके मैं पहुंचा पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट, क्योंकि 50 शेड्स ऑफ इंडिया के 16वें दिन अब बारी थी कि अंडमान को छोड़ आगे बढ़ा जाए और फ्लाइट लेने से पहले वही पुराना हाइट सीटर। पर जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, पता नहीं क्यों पर आज डर ही ना लगा। बस फिर क्या, मैं टाइम पास करता प्लेन में ही इधर उधर घूमता रहा। एक चाय पी और साइड वाली सीट खाली देख के खुरापाती दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना थोड़ा सो लिया जाए। आंख लगी ही थी कि लैंड करने का टाइम आ गया और बादलों की छाती चीर के मैं पहुंचा चेन्नई। पर मेरा चेन्नई रुकने का मन नहीं किया और सीधा बस लेके अगली मंजिल की ओर निकल लिया। बस में भी सीट खाली थी तो थोड़ा और सो लिया और फाइनली पहुंचा पुडुचेरी। हॉस्टल में चेक इन किया और इसी के साथ दिन भी खत्म कर दिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, एक कमेंट के साथ 50 शेड्स ऑफ इंडिया की सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। घर बैठे घूमो इंडिया। हॉस्टल में कुछ अजनबी लोगों के साथ डिसाइड होता है कि चलो कॉफी पीने चलते हैं। कॉफी पीते पीते डिसाइड होता है कि पिज्जा खा लेते हैं। पिज्जा खाते खाते डिसाइड होता है कि चलो पैराडाइज बीच पे चलते हैं, जहाँ जाके कोई भी नहाने के लिए रेडी नहीं होता। पर मैं कहता हूँ कि मैं तो एक गोता जरूर लगाऊंगा याद के लिए। बीच से निकलकर डिसाइड होता है कि कुछ खा लेते हैं। खाते खाते डिसाइड होता है कि ओरोविल चलते हैं, पर ओरोविल जाकर सच में कुछ भी मजा नहीं आता। तो एक कॉफी पीते पीते डिसाइड करते हैं कि ओरोविल बीच पर चलते हैं, पर मजा वहां भी नहीं आता। तो सोचते हैं व्हाइट टाउन चलते हैं, पर जब कहीं भी मजा नहीं आया तो डिसाइड करते हैं वापस अपने हॉस्टल नोमाद हाउस चलते हैं। भाई साहब, असली मजा आता है यहाँ। सुबह तक जो अजनबी थे वो अब दोस्त बन चुके थे और घूमने के लिए लोकेशन मैटर नहीं करती, दोस्त मैटर करते हैं। तो भले ही घूमने में आज मजा ना आया, पर अपने नए दोस्तों के साथ कब दिन गुजरा कुछ पता ही ना चला। मिलते हैं कल सुबह ठीक 9 बजे नए मजेदार किस्से के साथ। पुडुचेरी में ये मेरा आखिरी दिन था, तो हम निकल लिए एक अनोखा एक्सपीरियंस लेने। सैम ऑस्ट्रेलिया से है और उसकी जिंदगी में ये पहला मौका था जब वो बस में खड़े होकर ट्रेवल कर रहा था। झटका तो सैम को तब लगा जब हमारे ड्राइवर साहब ने ट्रक में बस ठोककर हमें सड़क पर आने पर मजबूर कर दिया। फिर सैम को रियल इंडिया तो तब दिखा जब हम 6 लोग एक छोटे से ऑटो में सवार हो गए और फिर हम पहुंच गए खाना खाने। काफी देर बाद भी जब चम्मच ना आई, मेरी चम्मच नहीं आई भाई, तो मैंने भी संगवा के बाद जो सारे चावल हाथ से लपेट दिए और फिर टिकट लेके हम चढ़े बोट में। स्टार्टिंग में तो मजे नहीं आए, पर भाई साहब जैसे जैसे ये मैंग्रोव फॉरेस्ट डेंस होता चला गया, हमारे दिलों की धड़कनें भी उतनी ही थमने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे एनाकोंडा मूवी का कोई सीन चल रहा हो। ये वाकई लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। एंड स्पेशल थैंक्स टू नील, प्रीशा, तन्वी, गौतम एंड सैम, जिन्होंने मेरा साथ देके आज के दिन में मेरे 4 चांद लगा दिए। फिर मुलाकात होगी कल सुबह 9 बजे। गुड मॉर्निंग इंडिया। तो पुडुचेरी से ओवरनाइट जर्नी के बाद अपने सोलो ट्रैवलिंग के 19वें दिन मैं पहुंचा रामेश्वरम और रामेश्वरम पहुंचते ही ऑटो करके मैं चल दिया भारत की आखिरी रोड पर। गया तो था काफी उम्मीद से, पर इतनी भीड़ देखकर मैं निराश होकर बस समंदर को निहारता रहा। मन ठीक हुआ तो दिखा ये नजारा, उजड़ा हुआ गांव धनुषकोडी जो 1964 में आई सुनामी में बर्बाद हो गया था। इस उजड़े हुए गांव को देख ओशो की बस एक ही बात मन में आई कि एक पक्का घर तो लोगों के दिलों में भी बना लेना, क्योंकि ईंट से बने एक कच्चे मकान कब ढह जाए कोई नहीं जानता। धनुषकोडी से निकलकर मैं पहुंचा डॉक्टर कलाम साहब के घर को देखने और वहां से निकलकर पहुंचा सीधा महादेव से मिलने रामेश्वरम मंदिर। आज के दिन का अगर कोई बेहतरीन लम्हा था तो वो मंदिर में ही था और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आज का दिन कर दिया खत्म। बोलो हर हर महादेव। सफर थोड़ा लंबा है तो चलो एक कहानी सुनाता हूँ। आज से 20 दिन पहले जब मैं 50 दिनों के लिए सोलो ट्रैवलिंग पर निकल रहा था तो मन में एक ही डर था कि यार मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी से सामने से कैसे बात कर पाऊंगा, कैसे ही मैं दोस्त बना पाऊंगा। पर जब मैं पुडुचेरी के इस हॉस्टल में रुका तो ना जाने कितने ही दोस्त बने, कितनी ही यादें बनी। एक बात समझ में आई कि दोस्त बनाए नहीं जाते, बस दोस्ती हो जाती है। कैसे, कहाँ, कब, ये कौन ही जानता है। हॉस्टल में अनजान लोगों के साथ बिताए वो 2 दिन शायद मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पलों में से है, जिन्हें मैं हमेशा संजो के रखना चाहूंगा। और कहानी सुनाते सुनाते ही मैं पहुंच गया मदुरई। मदुरई में सिर्फ 2 रीजंस की वजह से आया था।
एक तो मीनाक्षी मंदिर और दूसरा यार मुझे हिंदी में डंकी मूवी देखनी थी। और दोनों ही वजह पूरी करके मैंने सक्सेसफुली सोलो ट्रैवलिंग के एक और दिन को एंजॉय किया। मिलते हैं कल एक नई डेस्टिनेशन के साथ। मदुरई की गर्मी से मैं परेशान हो चुका था। हाँ, नारियल पानी जरूर पिया पर उससे कहाँ ही कुछ फर्क पड़ने वाला था। तो बस पकड़ी और इस नज़ारे को एंजॉय करता हुआ सीधा जा पहुंचा कोडे कैनाल। पर पहुंचने से पहले सफर पे इतना तो मुझे रियलाइज हो चुका था कि यार पहाड़ों को देखते हुए मेरी अंतरात्मा एक अलग ही सुकून महसूस करती है। बस से उतरते ही चल दिया रूम की तरफ और रूम से बाहर का व्यू भी काफी सुकून देने वाला था। फिर घूमते घूमते मुलाकात हुई ईसाई से। ईसाई नीदरलैंड से है और इसने फ्रांस में जॉब करके पैसे सेव किए और सिर्फ 23 की उम्र में ही 1 साल के लिए दुनिया घूमने निकल पड़ा। इस 1 साल में से 3 महीने ईसाई सिर्फ इंडिया घूमने वाला है। बातों बातों में ईसाई से दोस्ती हुई और मैंने उसे अपनी ट्रैवल वीडियोस दिखाई। उसे समझ तो कुछ ना आया पर वीडियो में नज़ारों को काफी एंजॉय किया। और कोडे कैनाल में मैंने ईसाई की कंपनी को। कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। सोलो ट्रैवल में मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मुझे ECG करानी पड़ी। दरअसल 50 शेड्स ऑफ इंडिया की जर्नी के 21वें दिन मैं आ पहुंचा था पहाड़ों में यानी कोडे कैनाल। और आज यानी 22वें दिन अकेला बैठ के नेचर को देखते हुए कुछ सोचने लग जाता हूँ। और इसी सोच में कब डीप में चला जाता हूँ पता ही नहीं चलता। मानो सारी जिंदगी आंखों के सामने दिखाई पड़ने लगती है। फिर अचानक दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। सर्दी होने के बावजूद पसीना आने लगता है और थोड़ी देर बाद अनकॉन्शियस हो जाता हूँ। फिर कोडे कैनाल का ही कोई भला इंसान मुझे हॉस्पिटल पहुंचने में हेल्प करता है और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट रेट के टेस्ट के बाद डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ECG भी करवा लेता हूँ। पर सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। तो इस पर डॉक्टर का कहना था कि कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा दुख के बारे में सोचने से ऐसा हो जाता है। तो घबराने की कोई बात नहीं। मिलते हैं कल फिर सुबह 9 बजे। 23वें दिन की शुरुआत होती है इस फोगी से मौसम के साथ। और क्योंकि आज मैं बेटर फील कर रहा था तो निकल लिया घूमने। और मेरा इतना खुश दिखने का रीजन था ये आलू पेटी। और फिर कॉफी पीते पीते बोर्ड दिखा जिसपे लिखा था क्रोकर्स वॉक। अब ये कौन सी वॉक थी भाई? खैर इसे बाद में देखते हैं। पहले चलते हैं कोडे कैनाल लेक की तरफ जहाँ सब लोग नॉर्मल पैडल बोटिंग कर रहे होते हैं पर मैं पूरी लेक में अकेला होता हूँ जो ये रोड रोलर जैसी शेप की बोट चला रहा होता हूँ। मजा तो बहुत आता है भाई। और क्योंकि व्यूज भी काफी खूबसूरत थे तो और भी मजा आता है। बोटिंग करके भूख लगती है तो ब्रेकफास्ट करके चल पड़ता हूँ क्रोकस वॉक की तरफ जहाँ सब धुंधला ही धुंधला होता है। इसलिए मैं आ पहुँचता हूँ अपने होटल। पर मेरी बस आने में अभी टाइम था तो होटल स्टाफ मुझे डोरमेट्री में रेस्ट करने की सलाह देता है तो मैं रेस्ट कर लेता हूँ। और जब फाइनली बस आने का टाइम हो जाता है तो गधे की तरह बोझ टांग के अपनी बस पकड़ लेता हूँ। नेक्स्ट मैं कहाँ जा रहा हूँ देखने के लिए मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। कोडे कैनाल को अलविदा कहते हुए मैं रात को इस स्लीपर बस में सवार हो चुका था पर भूख के मारे नींद ही ना आई। फिर 3 घंटे बाद बस रुकी, खाना खाया और अपनी सीट पर जाकर सो गया। और जब अपनी सोलो ट्रैवलिंग के 24वें दिन मेरी आंख खुली तो मैं बेंगलोर में था पर नींद में अब भी था। तो फ्लैट पे पहुंच के फिर से सो गया और जब 5 घंटे बाद उठा तो मुंह से बस यही शब्द निकले, ऐसा लगा भाई पता नहीं कितने जन्मों बाद सोए हो। फिर घर का बना सादा सिंपल खाना खाया तो मजा ही आ गया। कपड़े धोके भी सुखा लिए पर कुछ अधूरा सा था तो उस अधूरेपन को दूर करने के लिए मैं क्षितिज भाई से पूछता हूँ और फिर निकल लिए हम चाय पीने। चाय पीने के बाद क्षितिज भाई मुझे बेंगलोर के शोर शराबे से दूर एक लेक पर ले जाते हैं जहां हम सनसेट को एंजॉय कर वापस घर आ जाते हैं। और फिर रात को फिर से निकल पड़ते हैं बेंगलोर की नाइट लाइफ देखने और थोड़ा बहुत चकाचौंध देख के डिनर करके अपना आज का दिन भी खत्म कर लेते हैं। पर 50 शेड्स ऑफ इंडिया का ये सफर अभी बाकी है तो मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। 50 शेड्स ऑफ इंडिया के 25वें दिन की शुरुआत होती है पराठे और दही के साथ। और क्योंकि क्षितिज भाई को कुछ जरूरी काम है तो मैं अपना सामान उनके फ्लैट पे रख के चल पड़ा अपने हॉस्टल। 13 किलोमीटर का रास्ता 2 घंटे में कवर किया था तो हॉस्टल पहुंच के थोड़ा रेस्ट किया। हॉस्टल दिखने में तो अच्छा था पर मेरे अलावा मुझे वहाँ कोई दिखा ही नहीं। फिर अपने आप ही नूडल्स तैयार किए, ब्लैक कॉफी बनाई और अपनी ही कंपनी को एंजॉय किया। पर वक्त के साथ साथ मैं बोर होने लगा था तभी मुझे हॉस्टल में ये बोर्ड दिखा, स्टैंड अप कॉमेडी। तो बस निकल पड़ता हूँ बेंगलोर की मोस्ट फेमस चर्च स्ट्रीट। शो छोटा सा था पर मजा खूब आया। कुछ नए लोगों से मिला और वापस हॉस्टल आके अपने लिए कुछ खाना ऑर्डर किया। रात होते होते हॉस्टल में एक और पर्सन ने मुझे ज्वाइन किया। इन शॉर्ट चाय पार्टनर मिल गया और चाय पी के मैंने अपना दिन भी खत्म किया। सोलो ट्रैवलिंग जिंदाबाद।
दर बदर भटकते हुए 25 दिन हो चुके थे, तो सोचा क्यों ना थोड़ी सी केयर खुद की भी कर ली जाए। तो सुबह सुबह जाकर बैठ गया बार्बर शॉप पे, बियर्ड सेट कराई, हेयर मसाज कराई और अंत में कराया ये स्टीम फेस क्लीनिंग। शायद यही बोलते होंगे इसे, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, फर्स्ट टाइम कराया। और क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है तो क्यों ना हंसते खेलते व्यतीत किया जाए, इसीलिए मस्त रेडी होके और सुथरा सा होके मैं चल दिया हर्ष गुजराल का शो देखने। शो में वाकई मजा आ गया और वो मजा दोगुना हो गया जब बेंगलोर में मुझे सोनीपत जैसी टिक्की, गोलगप्पे और गुलाब जामुन खाने को मिल गए। फिर हॉस्टल में कुछ लोगों का पीने का प्लान था तो पहुंच गए बार में न्यू ईयर मनाने। उनकी शक्ल दिखा नहीं सकता वरना पीते हुए बदनाम हो जाएंगे, पर मैंने वहाँ पहली बार सी फूड यानी फिश ट्राई की, जिसमें मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। पर अपने सोलो ट्रैवलिंग के 26वें दिन ओवरऑल पूरा मजा आया। तो बोलो सोलो ट्रैवलिंग जिंदाबाद। 1 जनवरी यानी नया साल, और आमतौर पे लोग नए साल पर अपने रेजोल्यूशन लिखते हैं, पर मैंने लिखा अपना रिकैप। तो चलिए 1 मिनट में 2023 को देखते हैं। 2023 में मैंने पहली बार बर्फ को आसमान से गिरते देखा, पहली बार किसी रॉकेट को आंखों के सामने उड़ते देखा, पहली बार ही फ्लाइट में बैठने का डरावना सा एक्सपीरियंस भी 2023 में ही लिया। 26 साल की जिंदगी में समंदर को पहली बार देखा, और ना सिर्फ देखा बल्कि 26 फीट अंदर जाके स्कूबा डाइव का भी आनंद लिया। ट्रेन से पहाड़ों पर कैसे चढ़ा जाए, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन में बैठकर ये भी देख लिया। क्रिकेट मैच को स्टेडियम से देखने में कैसा महसूस होता है, इंडिया पाकिस्तान के मैच में ये भी देख लिया। 7 अजूबों में से एक अजूबे को पहली बार देखा। पहली बार 26 साल में किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहली बार शिप से ट्रेवल किया, पहली बार स्लीपर बस में ट्रेवल किया, और ना जाने कितना कुछ पहली बार किया इस 2023 में। और पहली बार इस सोलो ट्रेवल भी कर रहा हूँ, जो शुरू किया था 2023 में ही। और अगर आप ये सीरीज 50 शेड्स ऑफ इंडिया फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही है और क्या क्या किया है पहली बार। बेंगलोर में सुबह सुबह उठ के कुछ करने को ही ना था, तो एक आइडिया आया कि क्यों ना मूवी ही देख ली जाए। तो मैंने बुक की रैपिडो, और बाइक टैक्सी होने के बावजूद ट्रैफिक के कारण मैं 15 मिनट लेट था, पर मूवी मुझसे भी 15 मिनट लेट थी। पता नहीं रिव्यूज क्यों बुरे थे, पर मुझे तो ये मूवी में पूरा मजा आया। वापस फ्लैट आया, दाल चावल खाए और क्षितिज भाई के साथ निकल लिया चाय पीने। पर अब बेंगलोर में बस और नहीं, तो मैंने अपना सामान पैक किया और क्षितिज भाई को अलविदा कहकर पहुंच गया रेलवे स्टेशन पर। जितना बड़ा शहर है उस हिसाब से स्टेशन पर भीड़ नहीं थी। फिर ट्रेन आई और चढ़ लिया अंदर। इस बार मुझे साइड अपर मिला था, पर रात तो काटनी ही थी, तो कुछ देर बाद दुखी सुखी होके सो ही गया। मिलते हैं कल एक नई मंजिल के साथ। पूरे 2 हफ्ते के बाद साउथ इंडिया को छोड़ मैं कहीं और जाने की टिकट कटा चुका था, और सारी रात ट्रेन में सोने के बाद जब सुबह आंख खुली तो ट्रेन महाराष्ट्र में एंट्री करने ही वाली थी। उठते ही भूख लगी तो पाव भाजी खा ली और बाहर के नजारों को देखता रहा। थोड़ी देर बाद चाय आई तो कैसे ही मना कर सकता था। चलते चलते पहुंच गए इस बड़ी सी लेक पर। कौन सी लेक थी पता नहीं, पर दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद पहाड़ भी दिखने शुरू हुए, और पहाड़ आ जाएं और मैं एक्साइटेड ना हूँ ये तो पॉसिबल नहीं। तो ट्रेन के गेट पर जाकर खड़ा हो गया, और फिर जो सनसेट देखने को मिला, भाई वाह मजा आ गया। लोनावला आते आते चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे थे। एक बार तो मन किया कि यहीं उतर लूं, पर यहाँ मॉनसून में आएंगे। फिर एक के बाद एक टनल्स को पार करके रात होने तक मैं पहुंचा सपनों के शहर मुंबई में। अब कल घूमेंगे मुंबई, तब तक के लिए आइए इंस्टाग्राम पे मिलते हैं। मुंबई यानी सपनों का शहर। और अपनी यात्रा के 30वें दिन दिल में कुछ सपने लिए मैं भी यहाँ पहुंचा था इसी शहर में। सबसे पहले मैं देखने पहुंचा गेटवे ऑफ इंडिया, जिसके ठीक सामने एक बड़ा सा ताज होटल दिखाई पड़ रहा था। फिर जैक स्पैरो की फील लेके और इस समंदर को पार कर जा पहुंचा एलिफेंट आइलैंड, जहाँ इस छोटी सी टॉय ट्रेन ने हमें सीढ़ियों तक छोड़ दिया। और 162 सीढ़ियां चढ़ के फाइनली पहुंचा वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलिफेंटा केव, जहाँ ये अलग अलग प्रकार की मूर्तियां, कलाकृतियां और पिलर्स पर खड़े पहाड़ मुझे हैरानी में डाल रहे थे। शिवलिंग के साथ भगवान शिव के अलग अलग रूपों में मूर्तियां बनी थी। घूमते घूमते भूख लगी तो पहली बार खाया मुंबई का मोस्ट फेमस वड़ा पाव, और ये ट्रैवल बुक खरीद कर सीधा जा पहुंचा मरीन ड्राइव, जहां मुझे मेरे गांव के ही एक दोस्त से मिलना था। और फिर रात को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। क्या ही लगता है भाई, मजा आ गया मुंबई घूम के। अगर आपको भी मजा आया तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं कल सुबह। 50 शेड्स ऑफ इंडिया की इस जर्नी का 31वां दिन, और आज मैं हूँ फिल्म सिटी मुंबई में। तो इस बस में बैठ के हमने घुमा पूरा फिल्म सिटी, और जो गाइड थे वो अपने आप में एक मस्त कैरेक्टर थे। फिर अलग अलग मूवीज के सेट देखे। आने वाली मूवी रामायणा का सेट तैयार हो रहा था। फिर फिल्म जवान की स्टार्टिंग में जो गाँव दिखाया गया था वो भी फेक था, जो यही फिल्म सिटी में बनाया गया था। फिर एक टीवी सीरियल की लाइव शूटिंग भी देखने को मिली। होली फेस्टिवल के उस एपिसोड का शूट चल रहा था जो 2 महीने बाद आएगा। फिल्म सिटी में बिग बॉस का सेट भी था। सलमान खान भी यहीं थे पर दिखाई नहीं दिए। फिर ये मंदिर दिखाई दिया, जो मंदिर आपने फिल्म दीवार, कुछ कुछ होता है, दिल, कोई मिल गया जैसी फिल्मों में देखा होगा। इन शॉर्ट मूवीज में मंदिर रियल
नहीं रहता, फेक क्रिएट किया जाता है। और उसके बाद ग्रीन क्रोमा से मूवीज कैसे तैयार की जाती है, म्यूजिक कैसे बनता है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई। और लास्ट में जूनियर गोविंदा का डांस और ये म्यूजिक परफॉर्मेंस देख के किया ये टूर खत्म। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है दोस्तों, लाइफ में एक बार मुंबई फिल्म सिटी जरूर देखने जाना। एक्सीडेंटली ये ब्यूटीफुल सा मोमेंट मेरे कैमरा में कैच हो जाता है। तो कहानी कहती है कि फिल्म सिटी घूमने के बाद मैं मुंबई के सबसे फेमस जुहू बीच पर आकर बैठ जाता हूँ और रैंडमली फोटोज और वीडियोस बना रहा होता हूँ कि तभी कैमरा के सामने ये कपल आ जाता है, जो सच में मेरे पूरे दिन का सबसे खूबसूरत मोमेंट बन जाता है। और कुछ देर बाद ही मुलाकात होती है नील और प्रीशा से। हाँ, वही नील और प्रीशा जिनसे मैं पहली बार इसी 50 दिन की जर्नी में पुडुचेरी में मिला था और हम लोग साथ में मैंग्रोव फॉरेस्ट भी घूमने गए थे। नील और प्रीशा के साथ कुछ देर क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हूँ और फिर कहानी आगे बढ़ती है और 32वें दिन मैं मुंबई छोड़ आगे बढ़ जाता हूँ। ट्रेन में मुझे विंडो सीट तो मिलती है पर इस टूटे हुए शीशे के साथ, पर किसी तरह एडजस्ट करता हूँ और रात होते होते पहुंच जाता हूँ सीधा औरंगाबाद। जाके नॉर्मल सा रूम लेता हूँ, खाना मंगवाता हूँ और इसी के साथ दिन भी खत्म कर देता हूँ। वैसे मैं औरंगाबाद क्यों आया हूँ गैस कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं कल। जब घर बनाते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर बनाया जाता है, पर ये आर्किटेक्चर दुनिया का इकलौता ऐसा नमूना है जिसे ऊपर से नीचे की ओर बनाया है। लोगों का मानना है कि ये मिस्टीरियस आर्किटेक्चर सिर्फ छीनी और हथौड़े की मदद से बना है। तो दोस्तों, ये है एलोरा केव्स, जिन्हें आज से लगभग 1600 साल पहले बनाना शुरू किया था और अलग अलग दौर में लगभग 600-700 साल तक कंस्ट्रक्शन चली थी। केव्स में एक भव्य कैलाश मंदिर है, भगवान शिव, महात्मा बुद्ध और महावीर जैन जी की मूर्तियां हैं। पिलर्स पे पहाड़ खड़े हैं और चारों तरफ एंशिएंट आर्किटेक्चर की झलक है। किसने बनाया कोई नहीं जानता और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। यहाँ आके आप मेरी तरह बस यही कहोगे, असंभव। एलोरा केव्स के अलावा औरंगाबाद में भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक गृष्णेश्वर जी भी विराजमान है, जहां दर्शन करने से मन भी प्रसन्न हुआ और चित्त भी। तो जहां कल तक हम फिल्म सिटी में आधुनिकता देख रहे थे, वहीं आज प्राचीनता देखी। कुछ ऐसा अनोखा और बेमिसाल है हमारा भारत। कुछ कमेंट्स मुझे मिले हैं कि शहर का नाम औरंगाबाद नहीं संभाजी नगर है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मामला अभी कोर्ट में है और थोड़े ही समय में फैसला आ जाएगा। और मैं भी इस बात से खुश हूँ कि इस ऐतिहासिक नगर का नाम बदलकर छत्रपति महाराज संभाजी के नाम पर संभाजी नगर कर दिया जाएगा। बहरहाल, मैं इस शहर को छोड़ अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाता हूँ। ट्रेन आती है जिसकी हालत कुछ ऐसी होती है। फिर एक अमरूद खाता हूँ जिसे महाराष्ट्र में पेरू बोलते हैं और बाहर के नजारों को एंजॉय करता हूँ किशोर कुमार जी के मजेदार गीतों के साथ। गीत सुनते सुनते पहुँच जाता हूँ एक नए शहर और रूम ढूंढने की कोशिश करता हूँ जहाँ ये कमरा मुझे 1800 रुपए में मिलता है, जिसे मैं नहीं लेता। और फिर फाइनली मुझे ऐसा रूम मिलता है जिसका इंटीरियर कलर पूरा पिंक होता है, जो आज से पहले तो मैंने कभी नहीं देखा था। फिर अपने लिए एक स्वेट शर्ट लेता हूँ और आज के दिन को करता हूँ खत्म। बाय द वे, मैं आया हूँ नासिक। क्यों आया हूँ जानने के लिए मिलते हैं कल। नासिक शायद मैं अपनी मर्जी से नहीं आया था, बल्कि मेरा सौभाग्य मुझे यहाँ खींच लाया था। और इस भीड़ भाड़ से भरी बस में जब बैठने की भी जगह न मिली, तब भी मेरे चेहरे पर शिकस्त ना थी। और फिर पहुंच गया मैं त्र्यंबक, जहाँ पहुंचते ही एक के बाद एक 2 डोसे मैंने खाए। हाँ, भूख ही इतनी थी। और फिर दिखा ये अद्भुत नजारा, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। पुराना पर मनमोहक। पूरे विश्व में त्र्यंबकेश्वर मंदिर ही ऐसा है जहाँ त्रिगुणात्मक स्वरूप यानी ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में दर्शन होता है। मंदिर के अंदर की वाइब्स तो एकदम डिवाइन। मन शांत हो गया और मैं निकल लिया फिर से नासिक की ओर। पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं नेक्स्ट कहाँ जाऊँ, क्योंकि ट्रिप तो अनप्लान्ड चल रही है। पर किसी तरह दिमाग की बत्ती जलाकर मैं निकल लेता हूँ अगले सफर पर और बस में लेटते ही सो जाता हूँ। पर झटकों में आँख खुल जाती है तो पता चलता है कि हमारी बस पहाड़ों से गुजर रही होती है। थोड़ी देर बैठा रहता हूँ और काफी मुशक्कत के बाद फिर से सो जाता हूँ। मिलते हैं कल। वैसे तो कल रात मैंने नासिक से वडोदरा के लिए बस ली थी, पर जब सुबह आंख खुली तो मैं अहमदाबाद में था। अहमदाबाद के भी बाईपास पे उतारा, पता नहीं कैसे ड्राइवर थे यार। चेक करते हैं वो अपने लास्ट स्टॉप पे सारे उतरे कि नहीं उतरे। मेरी क्या गलती, मैं सो गया, नहीं खुली आंख, उन्हें तो उठाना चाहिए था। पर मेरी डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट थी तो मुझे फिर से वडोदरा जाना ही था। वडोदरा पहुंचा और अपने फ्रेंड के फ्लैट पे जा पहुंचा। हाँ, नीलेश भाई ही डेंटिस्ट है। फिर वडोदरा की सड़कों पर उन्हीं की R15 चला के पहुंचे, उन्हीं के क्लिनिक। ट्रीटमेंट कराया और जाके थोड़ा रेस्ट किया। रात होने तक वापस से एक और बस बोर्ड की। जो चावल अपने लिए पैक कराए थे बस में बैठकर मजे से खाए। और सुबह जब उठा तो कुछ ये व्यूज मुझे मिल रहे थे। वैसे जो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं वो समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ पहुंचा हूँ।
तो मिलते हैं कल। मालदीव तो मैं अब जाना ही नहीं चाहता, अंडमान देख चुका हूँ और अभी लक्षद्वीप जाने का बजट नहीं है, तो मैं चला आया अपने ही भारत के एक छोटे से आइलैंड दीव में। दीव मुझे मेरी सोच से कहीं ज्यादा खूबसूरत लगा। मैं आया तो एक ही दिन के लिए था, पर मैंने अपनी 50 दिन की यात्रा का 37वां और 38वां दिन यही बिताया। भारत में पहली बार हो रहे बीच गेम का आनंद उठाया, वाटर एक्टिविटीज भी की, जेट स्काई में मजा आ गया। ऐसा लग रहा था कि पानी के ऊपर रॉकेट चल रहा हो। फिर पैरासेलिंग भी की। पैरासेलिंग में तो एक बार जान सी निकल गई थी, क्योंकि हाइट से थोड़ी पता ही है आपको, नागवा हो या गोगला बीच दोनों ही बड़े खूबसूरत हैं। और दीव को खूबसूरत बनाते हैं यहाँ के लोग, बहुत ही मजेदार लोग भाई। मेरी तो काफी लोगों से दोस्ती भी हो गई, और दोस्ती इस कदर कि उन्हीं की पार्टीज को एंजॉय कर रहा हूँ। रात को 1 बजे दीव की सड़कों पर घूम रहा हूँ, और अगले दिन यानी 39वें दिन जब निकलना था तो गंगेश्वर महादेव के दर्शन किए, और बाइक से अचानक ही लिफ्ट भी मिल गई। तो बस लाइफ कुछ इसी तरह मजेदार गुजर रही है। सोमनाथ मंदिर, ये मंदिर नहीं भावनाएं हैं। भावनाएं हैं करोड़ों सनातनियों की, खून है उन 50,000 वीरों का जिन्होंने महमूद गजनवी की सेना से मंदिर को बचाने के लिए अपने प्राण गंवा दिए। ये मंदिर इस बात का प्रतीक है कि कितने गजनी आए गए, पर मंदिर के शिखर पर लहराता भगवा आज भी यही कहता है कि भारत खड़ा होना जानता है। ये मंदिर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान पर आता है। गुजरात के सौराष्ट्र में समंदर किनारे बना ये मंदिर आपके भीतर की सारी नकारात्मक को हर के नई ऊर्जा देने की क्षमता रखता है। महादेव का आशीर्वाद ही है कि मैं अपने 50 दिन की यात्रा में 2 दिन यहाँ व्यतीत कर सका। इस मंदिर के ठीक बगल में ही पुराना मंदिर भी है, जिसे अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा पुनर्निर्मित कराया गया था। अगर देश घूमना है तो देश का इतिहास भी घूमना होगा। जहां आज सोमनाथ मंदिर भारत की महानता को दर्शाता आया है, वहीं अब बस कुछ ही समय में हम अयोध्या में भी इसी महानता को देखने वाले हैं। यतो धर्मा ततो जया। मेरा अयोध्या जाने का मन हुआ। मुझे ऐसा लगा कि कोई शक्ति है जो कई दिन से मुझे अयोध्या की तरफ खींच रही है। तो बस सोमनाथ से बस ली, अहमदाबाद पहुंचा, वहां से टैक्सी करके एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पर फॉर्मेलिटीज पूरी की और बादलों के बीच से सीधा जा पहुंचा लखनऊ। और लखनऊ मेरा कोई इंतजार कर रहा था, तो मेट्रो पकड़ के पहुंचा अपने भाइयों के पास, जिनसे 40 दिन बाद मुलाकात हुई। फिर हम तीनों भाइयों ने बस पकड़ी, अयोध्या आके धर्मशाला ली और चल दिए सड़कों पर घूमने। भंडारा लिया, चाय पी, थोड़ा पुण्य कमाया और रूम पर आ गए। अब इतने दिन बाद 3 भाई मिले तो देर रात तक बस बात ही करते रहे। अब से हर रोज मिलते हैं सीधा अयोध्या से। बोलो जय श्री राम। चलो 1 मिनट में अयोध्या धाम के दर्शन करते हैं। माहौल ऐसा है कि राम जन्मभूमि हो या राम भद्राचार्य जी की राम कथा, सरयू के घाट हो या लता मंगेशकर चौक, हर तरफ बस एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम भी अयोध्या आकर इस नाम में मानो लीन हो गए, बस रंग गए भगवा रंग में। कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि राम भक्तों के बीच अयोध्या की सड़कों पर हनुमान चालीसा पढ़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा श्री राम जी के गीतों पर सड़कों पर ही डांस और ढेर सारे इंटरव्यूज। आपका भी अगर अयोध्या आने का मन है तो कमेंट में लिख दो जय श्री राम। माँ की आंखें नम थी और शायद भावुक मैं भी था, बस रो ना सका। हाँ, स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग जो कर रहा था, वैसे काफी कुछ याद आने वाला है मुझे अगले 50 दिन। माँ के हाथ का खाना, भाइयों के साथ डीजे पर नाचना गाना, बिना वजह के ही जोर जोर से ठहाके लगाना, सोनीपत की सड़कों पर बुलेट को घुमाना, अपनी गाड़ी पे अलग अलग जगह घूमकर एक नया स्टिकर लगाना, ये सब कुछ मिस करने वाला हूँ मैं अगले 50 दिनों तक। और बदले में मुझे देखने को मिलेगा मेरा हिंदुस्तान। फोर्ब्स की लिस्ट के हिसाब से इंडिया 7th मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री है, पर मैं इस बात को नहीं मानता। मेरी नजर में भारत से खूबसूरत शायद कुछ नहीं। और इसी बात को सच साबित करने के लिए मैं अगले 50 दिन तक अक्रॉस इंडिया ट्रेवल करने वाला हूँ, कहीं ट्रेन से तो कहीं प्लेन से। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भले ही कुछ भी हो, पर आपको हर रोज सुबह 9 बजे हिंदुस्तान की एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। इसीलिए तो इस सीरीज का नाम हमने रखा है 50 शेड्स ऑफ इंडिया। तो मिलते हैं हर रोज सुबह 9 बजे। जय श्री राम दोस्तों, पूरे देश में खुशी का उत्साह का माहौल है। दीपोत्सव की तैयारी चल रही है, लेकिन इस बीच भी कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिन्हें राम मंदिर बनने पे खुशी नहीं हो रही। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई ये मंदिर तुम्हारे बाप के पैसों से नहीं बन रहा है, ये उस पैसे से बन रहा है जो राम भक्तों ने दिल खोल कर दान किया था। तो तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं। और उसके बाद भी अगर तुम्हें किसी बात पे मिर्ची लग रही है तो बस इतना ध्यान रखना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय श्री राम।
चलो 1 मिनट में अयोध्या धाम के दर्शन करते हैं। माहौल ऐसा है कि राम जन्मभूमि हो या राम भद्राचार्य जी की राम कथा, सरयू के घाट हो या लता मंगेशकर चौक, हर तरफ बस एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम भी अयोध्या आकर इस नाम में मानो लीन हो गए, बस रंग गए भगवा रंग में। कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि राम भक्तों के बीच अयोध्या की सड़कों पर हनुमान चालीसा पढ़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा श्री राम जी के गीतों पर सड़कों पर ही डांस और ढेर सारे इंटरव्यूज। आपका भी अगर अयोध्या आने का मन है तो कमेंट में लिख दो जय श्री राम। देश की छाती पर लगा कलंक फाइनली दोस्तों मिट ही गया, रामलला विराजमान हो गए। दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, मगर अयोध्या नगरी में, पावन नगरी में माता सरयू किनारे जो सुकून की प्राप्ति महसूस हो रही है उसे शायद शब्दों में बयां कर पाना भी मुश्किल है। आज मेरा कुछ भी शूट करने का मन नहीं कर रहा, बस इस रंग में रंग जाने का मन है और जल्दी ही भव्य बने मंदिर में रामलला जी के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। आप सभी को होगा, क्योंकि अब तो हमारे प्रभु श्री राम विराजमान हो चुके हैं। पूरे देश में आज जो दीपावली, जो दीपोत्सव मनेगा उसकी तो कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। क्या ही भव्य दृश्य होगा वो। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। देश के अलग अलग भागों में घूमकर मैं आ पहुंचा था अयोध्या, और प्रभु श्री राम के विराजमान होते ही अब बारी थी मुझे भी मेरे घर लौट जाने की। तो हम चारों भाई रात में ही निकल लिए, बिना परवाह किए कि कितनी ही धुंध हमारा रास्ते में इंतजार कर रही थी। यही नहीं बल्कि रास्ते में गाड़ी भी लॉक हो गई और चाबी अंदर ही रह गई। पर किसी तरह इस परेशानी से उभरे और फाइनली 50 दिनों की यात्रा करके मैं आ पहुंचा था अपने घर। वही अपना शहर, वही रात में बुलेट पे गेड़ियां, वही माँ का प्यार। ये बात तो सच है दोस्तों, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। घर से शुरू हुआ मेरा ये सफर बनारस, दार्जिलिंग और कोलकाता होते हुए जा पहुंचा अंडमान, जहां पहली बार समंदर को देखा। ना सिर्फ देखा बल्कि समंदर को मानो दोस्त बना लिया। फिर इन खूबसूरत आइलैंड्स को छोड़ मैं चेन्नई होते हुए पुडुचेरी जा पहुंचा, जहां कुछ दोस्त बनाए, मैंग्रोव फॉरेस्ट घूमा और यहां से रामेश्वरम, मदुरई, कोडेकनाल, बेंगलोर होते हुए जा पहुंचा सपनों के शहर मुंबई में। फिर औरंगाबाद में अजीबोगरीब एलोरा केव्स देख के नासिक, वडोदरा होते हुए जा पहुंचा दीव, और फिर दीव से सोमनाथ महादेव के दर्शन करके निकल लिया अहमदाबाद, और अहमदाबाद से बाय एयर लखनऊ, और लखनऊ से सीधा प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या जा पहुंचा, और फिर पूरे 50 दिन की यात्रा करके आ गया अपने घर। काशी में महादेव के आशीर्वाद से शुरू हुई ये यात्रा अयोध्या में श्री राम जी के आशीर्वाद के साथ खत्म हुई। इस पूरी जर्नी में मैंने अक्रॉस इंडिया लगभग 12,500 किलोमीटर ट्रेवल किया, जिसमें मुझे खूब मजा आया। और आपको ये जर्नी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।